हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी थी एंड वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। बच्चों, आपको याद होगा पिछले टर्म पे हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें डाइपोल की अलग अलग पोजीशंस, स्टेबिलिटी के बारे में बात करी थी। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो उसी से रिलेटेड एक आध कुछ अच्छे प्रोफाइल के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डाइपोल डाइपोल के इंटरेक्शन की बात करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं डाइपोल पर बेस्ड। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है, जरा इधर देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is displaced slightly from its equilibrium position and released. Then find time period of its SHM। बच्चों, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान देने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि डाइपोल के जितने भी फॉर्मूले हम यहाँ पढ़ते हैं आगे जाके ये हमारे मैग्नेटिक नाम के चैप्टर में भी एनालॉजी के साथ यूज होते हैं। तो ये जो हम SHM ऑफ डाइपोल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये वहाँ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर नाम के डिवाइस में इस्तेमाल होता है। आप जब उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इनके बीच के एनालॉजी भी देख पाएंगे, सिमिलैरिटी को देख पाएंगे। अभी क्वेश्चन क्या है जरा सुनिएगा। एक डाइपोल है और इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ये पहले फील्ड की डायरेक्शन में था। इनिशियली डाइपोल आपका फील्ड की डायरेक्शन में था और आपने इसको फील्ड की डायरेक्शन से हल्के से एंगल थीटा पर उठाकर इस तरह से छोड़ दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, मान लीजिए डाइपोल इस तरह से फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है। जैसे ही आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे ऊपर और छोड़ेंगे तो तुरंत इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा फील्ड के द्वारा और फील्ड का टॉर्क कोशिश करेगा डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की। ऐसा करने से डाइपोल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पा सकता है और मैक्सिमम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, एक छोटे से एंगल थीटा पर जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो यहाँ रीस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाएगा? फील्ड। मैंने लिख भी दिया है, रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय फील्ड ऑफ टॉर्क बाय टॉर्क ऑफ फील्ड। और रीस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बच्चों आपको पता है फील्ड का टॉर्क यहाँ क्या होता है? PE साइन थीटा के बराबर। अब क्योंकि आपने छोटा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा है तो छोटे से एंगल के लिए थीटा जब स्मॉल एंगल होता है तो आपको पता है कि हम साइन थीटा को क्या लिख देते हैं बच्चों? थीटा के बराबर। तो रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ से कितना निकल के आ गया? PE थीटा के बराबर। और फिर आगे की बात, क्योंकि टॉर्क बराबर I अल्फा होता है, ये फॉर्मूला आपने सब रोटेशन में पढ़े होंगे। जैसे F इक्वल टू ma होता है तो रोटेशन में टॉर्क इक्वल टू I अल्फा होता है। ये I अल्फा इधर रखने पर रिस्टोरिंग टॉर्क की जगह I अल्फा बराबर PE थीटा बनेगा और यहां से अल्फा बराबर क्या निकल के आ गया है बच्चों? PE अपॉन I इंटू थीटा। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है बच्चों, इसको आपको कंपेयर करना है अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा से। आपने ये इक्वेशन सब पढ़ी हुई है, SHM की बेसिक इक्वेशन है। अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ दिखता है? अंडर रूट PE अपॉन I। तो इस SHM की ओमेगा क्या निकल के आ गई है? अंडर रूट PE अपॉन I। ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं आप 1 अपॉन 2π अंडर रूट PE अपॉन I। और इसी तरह से टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी अगर आप करेंगे तो टाइम पीरियड इस SHM का क्या आ जाएगा? 2π अंडर रूट I अपॉन PE। बच्चों सब टर्म्स पहचानने हैं। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ डाइपोल का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये सेंटर से गुजरने वाला एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन से परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ डाइपोल से गुजरने वाला। तो इस एक्सिस के अबाउट जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको कैलकुलेट करना है। तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला PE पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा हुआ है, ये P इंटू E लिखा हुआ है, यानी डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ेंगे तब आप ऐसा ही फॉर्मूला पाएंगे वहां, T इक्वल टू 2π अंडर रूट I अपॉन MBH। वहां P की जगह कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, E की जगह BH आ जाता है। तो ये सब चीजें वहां पे सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, पर अभी के लिए हमें ये फॉर्मूले यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब बच्चों इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ट्राई जरूर करिएगा। एक रॉड है, मास M एंड लेंथ L एंड इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है +q एंड -q बट ऑफ नेग्लिजिबल मास। आपको जो चार्ज पार्टिकल्स है उनका मास यहाँ नेग्लिजिबल दिया हुआ है।
दे आर प्लेस्ड एट ईच एंड ऑफ द रॉड। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है बच्चों, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है वर्क डन बाय फील्ड इन मेकिंग रॉड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय फील्ड पूछा है, नॉट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और तीसरे में आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल शब्दों में बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक रॉड आपने उसके परपेंडिकुलर ऐसे सेट करी है और इसके दोनों एंड्स पर आपने चार्जेस लगा दिए हैं और उसके बाद इस सिस्टम को फ्री छोड़ा है। फिर आपको इन तीनों पैरामीटर्स का कैलकुलेशन करना है। तो मैं इसको सॉल्यूशन को यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रॉड है, रॉड के दोनों एंड्स पर आपने नेग्लिजिबल मास के चार्जेस फिक्स किए हैं। मगर ध्यान रखना है बच्चों, खुद रॉड का मास दे रखा है आपको, रॉड का मास क्या दे रखा है, m, और लेंथ क्या दे रखी है, l। तो रॉड का मास m है और लेंथ क्या है, l। सबसे पहले पार्ट में आपको बताना था इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस समय आप देख पा रहे होंगे ये -q + q वाले जो चार्ज है रॉड के दोनों एंड पर, तो ये एक डाइपोल बन गया है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा और p और e के बीच में एंगल इस समय क्या है, 90 डिग्री। यानी इस समय इस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा PE sin 90 के बराबर। तो मैंने इनिशियल टॉर्क को सीधे क्या लिख दिया है, P × E sin 90 की वैल्यू 1 हमने यहाँ पे रख दी है। ऑल्सो टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों इस समय, I α। तो आपने क्या किया, यहाँ पर टॉर्क की जगह I α रखेंगे और इधर की तरफ PE लिखेंगे। अब बच्चों P क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आइदर चार्ज तो है Q एंड डाइपोल लेंथ क्या है, L के बराबर। तो ये देखिए बच्चों, मैंने P की जगह Q × L लिख दिया है, E की जगह E लिख दिया है, I की जगह। तो अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेना है, रॉड का। और रॉड का रोटेशन एक्सिस क्या है, ये इस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है इस तरह से। तो आपको अच्छे से पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड, ये कितना होता है बच्चों, ml²/12। ये हमने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, और अल्फा इनिशियल मैंने वहां पर मेंशन कर दिया है। काटापीटी कर लीजिए, एक L² कैंसिल हो जाएगा L से और उसके बाद रीअरेंज करेंगे तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या निकल के आ जाएगा, 12QE/ml के बराबर। Q आपके आइदर चार्जेस है, M मास ऑफ रॉड है, L इज द लेंथ ऑफ रॉड। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी थोड़ा सिंपल किया है आपके लिए। मान लीजिए आपको इनके भी कुछ मासेस दे दिए होते चार्जेस के, तो फिर आपको उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूड करना पड़ता, रॉड का भी उसके अंदर ऐड करते और क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर सकते थे। अभी चीज़ें आसान रहे इसीलिए हमने मासेस यहाँ पे नहीं लिए हैं चार्जेस के, केवल रॉड के मास को यहाँ पर आपको कंसिडर करना है। बच्चों दूसरे पार्ट में आपसे पूछा था व्हाट इज द वर्क डन बाय फील्ड इन मेकिंग रॉड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस ही बात है, आप देख पा रहे होंगे इस पर एक टॉर्क लग रहा है और कब तक लगेगा ये टॉर्क, तब तक लगेगा जब तक ये रॉड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो जाए, यानी डाइपोल मोमेंट ई की डायरेक्शन में ना आ जाए। तो इसका मतलब बच्चों अब आपको इस 90 डिग्री से 0 डिग्री रोटेशन का वर्क निकालना है। W 90 से 0 एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकाल रहा हूं मैं, PE cos θ1 माइनस cos θ2। फॉर्मूला आपको पिछले टर्न पे बताया था, PE cos 90 माइनस cos 0 डिग्री। बच्चों cos 90 0, cos 0 1, यहां से आपका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या निकल के आ गया, -P। दिस इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मेकिंग रॉड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों देखना आपका वर्क नेगेटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट को घुमाने की जरूरत ही नहीं है 90 से 0 के लिए, ये काम तो खुद क्या फील्ड का टॉर्क करके दे रहा है, फील्ड का खुद का टॉर्क इसको घुमा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क तो नेगेटिव आना ही था। बट स्टिल आपसे क्या पूछा था, वर्क डन बाय फील्ड। आपको पता है किसी भी समय वर्क डन बाय फील्ड इज माइनस ऑफ W एक्सटर्नल। तो अगर W एक्सटर्नल -P है तो W फील्ड क्या आ जाएगा, प्लस के P। प्लस के PE के अंदर बच्चों P की वैल्यू जैसे यहां लिखी थी आपने Q × L लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह E लिखेंगे, तो वर्क डन क्या निकल के आ गया है फील्ड का, QLE के बराबर। सीधा सीधा केस करना था, ये भी हमने यहां पर कर दिया है। अब बच्चों थर्ड वाला पार्ट याद करिए, आपको क्या कहा गया था, आपसे पूछा था व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा इनिशियली रॉड आपकी इस तरह से थी, यहां पर यूं कह दीजिए P यहां था, और फाइनल कंडीशन में आप कहना चाह रहे हैं कि ये P यहां आ जाएगा इस तरह से। रॉड डाइपोल मोमेंट कह दे, कुछ भी कह दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी ये 0 डिग्री एंगल पर, और इनिशियली कहां था 90 डिग्री, यहां से आपने रिलीज किया था। आपको बताना है कि जब वो रॉड 0 डिग्री एंगल पोजीशन पर आएगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है,
डाइपोल की 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डाइपोल की 0 डिग्री एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। 90 और 0 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। बच्चों डाइपोल की 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था 90 डिग्री पोजीशन पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। आप चाहें तो माइनस पी कॉस 90 से भी ये चीज निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी 90 पर 0 है क्योंकि हमने रॉड को वहां से रिलीज किया है, हमने रॉड को रिलीज किया है। अच्छा बच्चों अब देखिएगा कि जिस समय रॉड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस 0। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो गई है, माइनस पी। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखी जाती है, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दी है। यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन से देखेंगे बच्चों तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर पीई बनेगा। पी की वैल्यू आपको अभी भी बताई थी, डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू एल, ई की जगह ई लिखेंगे। देन आगे के स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम, हाफ की जगह हाफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड वाला आपको लेना है एम एल स्क्वायर बाय 12, ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज, क्यू एल ई यहाँ पर हमने लिख दिया है। कैंसिलेशन करके देख लीजिए, एल स्क्वायर एल का कैंसिलेशन हो जाएगा। एंड फाइनली यहां से रॉड की ओमेगा व्हेन इट हैज बिकम पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट 24 QE अपॉन ml। तो आपने देखा सिंपल से प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइपोल में भी उसी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होता है, वर्क डन के फॉर्मूले होते हैं, SHM वगैरह की बात करी जा सकती है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अब बच्चों आगे की बात एक और यहाँ समझ लेते हैं, इसको 2 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम इसका केवल एक केस का डेरिवेशन करेंगे, बाकी के आपको खुद से करके देख रहे हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल डाइपोल के बीच की फोर्स क्या होती है। तो बच्चों जरा देखिएगा, सपोज 2 शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर सेपरेशन पर रखे हुए हैं। बच्चों आर जो है डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत लार्ज सेपरेशन है, मैंने शॉर्ट डाइपोल्स आपको पहले बोल दिया है। आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों डाइपोल्स के बीच में फोर्स क्या होगी, मान लीजिए हमें इन डाइपोल डाइपोल के बीच में फोर्स निकालनी, तो जरा उसके लिए ध्यान से सुनिए बच्चों। मान लीजिए जैसे मैं P2 पर फोर्स निकाल रहा हूं, ये जो डाइपोल P2 है इस पर मान लीजिए मुझे फोर्स निकालनी है, इसके फोर्स को मैं नाम दूंगा अभी F2। तो इस पर फोर्स निकालने के लिए मुझे ये देखना है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हर डाइपोल अपने कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है पर खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद पे फोर्स नहीं लगता है। तो इसीलिए डाइपोल P2 पर किसके कारण फोर्स लगेगा, P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के कारण। ऐसे डाइपोल P1 पर किसके कारण फोर्स लगेगा, P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के कारण। तो अभी मैं केवल आपको P2 के फोर्स का कैलकुलेशन करके बता देता हूं बच्चों। आप जैसा देख पा रहे होंगे कि जो डाइपोल P2 है क्या वो P1 की एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ है, जवाब है हाँ। आपने A पॉइंट मार्क किया था ना एक्सियल इक्वेटोरियल वाले में यहां पर, तो P1 की एक्सियल पोजीशन पर है ये। मैं इसको इस तरह से दिखा भी देता हूं आपको याद दिलाने के लिए, आपने इस पॉइंट को A मार्क किया था। और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में कितना होगा E1, 2k P1 बाय आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड P1 का लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज 2k P1 बाय आर क्यूब, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाय आर क्यूब। डायरेक्शन आपको बताई थी प्लस p कैप डायरेक्शन। अब इधर ध्यान से सुने बच्चों, क्योंकि F बराबर क्या होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो अब अगर मुझे F2 निकालना है तो माइनस डी बाई डी आर U2 लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी खुद की। अगर मैं इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस P2 डॉट E1। वही बात है बच्चों, डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन के कारण होगी, अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो आपको फिर से वही ध्यान रखना है, यहां जो इसकी U2 आप लिखेंगे, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी U2 जो आप लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस P2 डॉट E1। मैंने आपको पिछले टर्न पे फॉर्मूला लिखाया था माइनस P डॉट E माइनस PE कॉस थीटा। तो वहां पे भी आपको पता है बच्चों वो E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो था, वो खुद डाइपोल का प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी था, तो वो की वही चीज हमने यहां कर दी माइनस P2 डॉट E1। अब इधर ध्यान से देखिए बच्चों जरा, सबसे पहले P2 E1 का डॉट प्रोडक्ट में ओपन कर देता हूं। इस समय P2 और E1 के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री, ये मैंने लिख दिया माइनस P2 E1 कॉस 0 डिग्री। फिर देखिए ये माइनस और ये बाहर का माइनस, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। P2 की जगह मैंने P2 लिख दिया है, E1 की जगह 2k P1 बाय आर क्यूब लिख दिया है, कॉस 0 बराबर 1 हो गया है। अब आप F2 जब निकालेंगे तो इस पूरे टर्म में से 2k P1 P2 एज अ कांस्टेंट बाहर, d बाई डी आर होगा 1 अपॉन आर क्यूब का, 1 अपॉन आर क्यूब ऊपर जाके r की पावर -3 होगा, r की पावर -3 का डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, दिस इज -3 अपॉन r की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड क्या आ गया है
-6k P1P2/r⁴। बच्चों बहुत सिंपल से स्टेप है, आपको देखना है इस तरह से। फोर्स कितना निकल के आ गया है, -6k P1P2/r⁴। अब आगे की बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे आपने भी F2 निकाला है, सेम वैसी सारी बातें F1 के लिए होगी। आप पहले वाले डायपोल पर दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स भी इसी तरह से आएगी, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर निकल के आएगी। तो यानी इस कंडीशन में जो फोर्स बिटवीन द डायपोल है दैट टर्न्स आउट टू बी -6k P1P2/r⁴। और बच्चों आपसे अगर पूछा जाए कि दो डायपोल्स के बीच में फोर्स डिस्टेंस r के साथ कैसे वेरी करती है, तो आप क्या जवाब देंगे, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r⁴। ये सीधा सीधा हमने यहां पर इस तरह से बता दिया है। और यहां जो नेगेटिव साइन है दैट इंडिकेट्स फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। बच्चों ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है। आप इसको माइनस के साइन से भी जज कर सकते हो, मैं तो कह रहा हूं माइनस के साइन की जगह डायरेक्ट लॉजिक से भी आप इसको जज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको लॉजिक के हिसाब से आपको थोड़ा सा समझाऊं तो इधर देखिएगा बच्चों, यहां पर एक इसका -q चार्ज है और एक इसका +q चार्ज है। -q चार्ज पे आपको पता है फोर्स लग रही होगी पीछे की तरफ, QE1 बोल देते हैं इसको, और इस +q चार्ज पर आगे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी QE2। अच्छा बच्चों अब आप बताओ कौन से चार्ज की डिस्टेंस कम है P1 से। ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव चार्ज की दूरी कम है, और डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ होता है तो जिसके डिस्टेंस कम है वहां डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अगर E2 से ज्यादा है तो नेट फोर्स किधर की डायरेक्शन में लगेगी, इधर की तरफ। यानी कुल मिला के इस अट्रैक्टिव का मतलब ये कि अगर ये दो डायपोल इस तरह से एक ही लाइन पर, आपको तो ऐसे ध्यान रखना, अगर दो डायपोल एक ही लाइन पर इस तरह से रखे हुए हैं, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, आइदर इस तरह से या फिर इस तरह से, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर पॉइंट कर रहे हो तो इनके बीच की फोर्स जो है अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे F फोर्स से, और उस F का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, 6k P1P2/r⁴। माइनस का साइन यहाँ केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर बताता है। अब बच्चों मान लेते हैं एक मतलब दोनों डायपोल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, जैसे इस तरह से आपको दिख रहे होंगे। दो डायपोल ऐसे रखे हो या ऐसे रखे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक ही लाइन पे रखे हैं तो इनके बीच का फोर्स हो जाता है +6k P1P2/r⁴। एंड प्लस के साइन का मतलब सिर्फ क्या होगा कि अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इनके बीच में इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, F = +6k P1P2/r⁴। अब आप कहेंगे ये चीज कैसे आई, बस मैं इधर समझा देता हूं। इधर देख लीजिए ध्यान से, क्या P2 केवल डायरेक्शन में ऑपोजिट है और कोई फर्क नहीं है। वापस इस डेरिवेशन में जाके देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ इस P2 को पलटकर ऐसे कर देता हूँ, P2 को अगर घुमाकर ऐसे कर देता हूँ, मैं रफली आपको समझाने के लिए यहाँ दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने P2 को ऐसे कर दिया तो पूरे डेरिवेशन में कहीं फर्क नहीं आएगा, बस एक फर्क यहाँ आएगा। जब आप P2.E1 ओपन करेंगे तो क्या यहाँ P2E1 cos 180 लिखा जाएगा बच्चों। cos 180 के कारण एक माइनस का साइन जनरेट होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस का साइन यहां से लेकर यहां तक चलेगा और लास्ट स्टेप में जाकर बच्चों यहां जो माइनस cos 180 से आया वो इस माइनस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो आपका फोर्स यहाँ +6k P1P2/r⁴ निकल के आ जाएगा। रिपल्सिव की बात यहां से आप चेक कर सकते हैं। अब +q इधर होगा और -q इधर होगा, तो +q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स उधर लगेगा, -q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इधर लगेगा। मगर फोर्स कौन सा डोमिनेट करेगा, नियर एंड वाला। नियर एंड वाला +q चार्ज है जिस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल डायपोल पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आपको ये डेरिवेशंस वगैरह इतना करने की कहीं जरूरत नहीं है, पर अगर आप ये बेसिक रिजल्ट्स याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन में एक ही लाइन पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है 6k P1P2/r⁴। एक ही लाइन पर ऑपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हुए रखे गए तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है +6k P1P2/r⁴। अब बच्चों एक और बात सुनिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं। मान लीजिए डायपोल ऐसे दो पैरेलल लाइंस पे रखे हैं r सेपरेशन पे, तो अब आप देखिए कि अब जो P2 है क्या वो P1 की इक्वेटोरियल लाइन पर है, जवाब है हाँ। और आपको पता है इक्वेटोरियल का फील्ड क्या होता है, k P1/r⁵। इक्वेटोरियल पोजीशन का फील्ड यहाँ क्या होगा, k P1/r⁵। अब आपको बता देता हूं ये चीज कैसे आएगी। इस बार फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3k P1P2/r⁴। कैसे होगा, यहाँ डेरिवेशन में जाके देख लीजिए आप एक बार। बच्चों डेरिवेशन में सिर्फ इतना सा फर्क आएगा उस वाले में
कि एक तो आप E1 की जगह यहाँ 2 हटा दोगे, एक तो यहाँ से 2 हट जाएगा, और प्लस अभी अभी आपने देखा था कि cos 180 चल रहा था, तो यहाँ cos 180 का एक माइनस चलता चलेगा, तो यहाँ जाकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में ये 2 गायब हो जाएगा। मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, एक तो यहाँ प्लस हो गया है और एक ये 2 यहाँ गायब हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए कि क्या यहाँ से 3k P1 P2 अपॉन R की पावर 4 आ रहा है। जवाब है हाँ। तो आप इस तरह से इस वाले को कर सकते हैं, फोर्स आ जाएगी प्लस 3k P1 P2 अपॉन R की पावर 4। और बच्चों फिर वही बात, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर कर दी जाए। अब आप देखिए P2 E1 के बीच में क्या एंगल cos 0 वाला केस बन गया है, तो जो पिछली बार माइनस का साइन आया था वो इस बार नहीं आएगा, तो माइनस माइनस जो प्लस हुआ था अब वो केवल माइनस रहेगा। तो यही फोर्स आपकी क्या आ जाएगी, -3k P1 P2 अपॉन R की पावर 4। आपको तो बस बच्चों मैग्नीट्यूडनल रिजल्ट्स याद रखने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन पर रखे हैं तो रिपल्सिव फोर्स है। मैग्नीट्यूड 6k P1 P2 अपॉन R की पावर 4, और पैरेलल लाइंस पर अगर रखे हुए हैं तो मैग्नीट्यूड होगा 3k P1 P2 अपॉन R की पावर 4। ये बेसिक रिजल्ट्स आपको याद रखने बच्चों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तक हमने बच्चों जो बातें करी ये डाइपोल के रिगार्डिंग थी। डाइपोल वाला टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। डाइपोल के फोर्स टॉर्क के फॉर्मूले सब आप पढ़ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक तरह से लास्ट हेडिंग्स की तरफ जा रहे हैं हम चैप्टर के। इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हम पूरे थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, अब लास्ट में केवल मैं आपको वो सारी चीजें यहाँ रिकॉल कराता हूँ। तो आप देख पा रहे एक कंडक्टर मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, और सबसे पहली बात, अगर ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, हम मेटेलिक कंडक्टर की यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसके अंदर के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। और अंदर के सभी पॉइंट्स पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो E इक्वल टू माइनस dV/dr से अंदर के सभी पॉइंट पर V क्या आएगा, कांस्टेंट। तो देखना बच्चों ये सब पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड कंडक्टर इज 0। मैंने आपको बताया था किसी भी मेटल के अंदर किसी पॉइंट पर जाते हैं तो वहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में बराबर पर डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। तो मेटल के अंदर के सभी पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, 0। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, एंटायर कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस या बॉडी। बच्चों ये भी मैं आपको बता चुका हूं, E बराबर क्या होता है, -dV/dr। अब अगर आप कह रहे हैं कि अंदर अंदर सभी जगह E 0 है तो इसका मतलब dV/dr 0 है। dV/dr अगर 0 है तो पोटेंशियल अंदर सभी जगह क्या आएगा, कांस्टेंट। मैंने आपको ये भी बताया था, इसका मतलब सरफेस का कोई पॉइंट हो या अंदर का कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, एंटायर मेटेलिक बॉडी जो है वो एक इक्विपोटेंशियल बॉडी की तरह काम करती है। अब तीसरा नंबर पॉइंट, ELF आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। बच्चों ये हम प्रॉपर्टी में भी लिख चुके हैं, पहले आपने ELF की प्रॉपर्टी में भी लिखा था, फिर से बता देता हूं, क्योंकि एंटायर मेटेलिक सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, तो हमेशा ELF इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और EPS दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे 90 डिग्री एंगल पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसीलिए इक्विपोटेंशियल मेटेलिक सरफेस से 90 डिग्री पर होगी। तो मेटल में बाहर बाहर हमें फील्ड लाइंस दिखानी है, अंदर दिखानी नहीं है, और फील्ड लाइंस मेटेलिक सरफेस पर हर जगह नॉर्मली आपको यहां पर दिखानी है। चौथा नंबर पॉइंट बच्चों, ELF नेवर एग्जिस्ट विद इन कंडक्टर। ये वही बात आ गई है जो अभी अभी हम यहाँ डिस्कस कर ही चुके थे कि क्योंकि मेटेलिक बॉडी के अंदर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है, इसीलिए अंदर हम किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो नहीं करते हैं। तो आपने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमने ELF में भी ये बात करी थी, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेटल के अंदर शो नहीं करते हैं। अब बच्चों सबसे मेन बात पर आते हैं, ये तो लगभग 4 पॉइंट ऐसे थे जो हम पहले से जानते थे। अब मेन चीज पर मैं यहां आता हूं, नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड कंडक्टर, दैट इज चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर मेटेलिक बॉडी को अगर आप कोई भी चार्ज देंगे तो विद इन द मेटेलिक वॉल्यूम कोई चार्ज रह ही नहीं सकता, उसका एंटायर चार्ज भागकर कहां आता है बच्चों, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे। मैं ये बात आपको बहुत टाइम से बोलता आ रहा था, शॉर्टपुट के गोले का एग्जांपल ले रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि कंडक्टिंग स्फीयर और शेल हमारा एक ही बात है, क्योंकि अगर किसी कंडक्टिंग स्फीयर को मान लीजिए आपने इंजेक्शन से भी अगर कोई चार्ज दिया तो उसका सारा का सारा चार्ज भागकर आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे आ जाता है।
बच्चों इसके दो कारण दिए जाते हैं। पहला कारण गॉस थ्योरम से मैं प्रूव करता हूं। गॉस थ्योरम आपको क्या कह रही है? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इनफाइनाइटेसिमली डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में जाते हैं, ये हमारा सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर है, मैंने इसके सरफेस के ठीक नीचे इनफाइनाइटेसिमली डिस्टेंस बिलो का मतलब है जस्ट नीचे, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर नीचे मैंने एक गॉसियन सरफेस यहां पर दिखा दिया है। अब ये जो रेड कलर का आपको गॉसियन सरफेस यहां दिख रहा है, अगर मैं इसके लिए गॉस थ्योरम लगाता हूं तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्या लिखेंगे? क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और जैसा आपको पता है मेटल के अंदर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो बच्चों अगर इधर एलएचएस में ई को ही जीरो कर दिया जाए तो इधर एलएचएस टर्म क्या आ जाएगा? जीरो। अब आप बताओ जीरो बराबर अगर क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता, इसकी तो वैल्यू हमें पता है। ले देखे किसको जीरो होना पड़ेगा? क्यू एनक्लोज को। तो गॉस थ्योरम से यह साबित हो गया है कि अगर आप मेटेलिक कंडक्टर में इनफाइनाइटेसिमली डिस्टेंस बिलो भी एक गॉसियन सरफेस लेंगे तो इस गॉसियन सरफेस में कोई एनक्लोज चार्ज नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने इस कंडक्टर को कोई भी चार्ज दिया तो वो चार्ज कहां जाएगा? तो जवाब है वो सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा? आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे। अगर आप इसको कोई भी चार्ज देते हैं, कहीं पर भी देते हैं, तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे। तो इसीलिए बच्चों आपसे कह रहे थे कि अगर मेटल के सॉलिड स्फीयर को, शॉर्ट पुट के गोले को आप इंजेक्शन से भी चार्ज देंगे तो भी उसका सारा का सारा चार्ज भागकर कहां आ जाएगा? आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे। और इसीलिए हमारा कंडक्टिंग स्फीयर स्फेरिकल शेल के इक्विवेलेंट था। बच्चों एक एक्सप्लेनेशन तो ये वाला हमारा हो ही गया है। इसके अलावा मैं आपको एक मॉड्यूल के क्वेश्चन से भी इसको समझा देता हूं, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर का हम एग्जांपल ले लें, इस तरह से मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल ले लेते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर की मैं बात कर रहा हूं, एक कंडक्टिंग स्फीयर का इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज हमने समहाउ रख भी दिया है तो आपको जब इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनवाया था बच्चों, मैंने आपको ऐसे दिखाया था इसका पोटेंशियल का ग्राफ यहां तक और फिर इसके बाद सरफेस के बाहर ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ये r इक्वल टू जीरो, R इक्वल टू कैपिटल R और उसके बाहर फिर ये पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बच्चों अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आपको दिखेगा सेंटर से लेकर सरफेस तक जाने पर क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी सरफेस के बराबर बनी रहेगी? जवाब है हाँ। और इस समय वी सरफेस क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे स्पेयर के अंदर के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। तो यहां पर कोई भी चार्ज रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। अब एक बात बताइए, अगर इस स्पेयर को मैंने कोई चार्ज दिया है तो वो चार्ज इस स्पेयर के अंदर ही रहेगा, स्पेयर को छोड़ के बाहर हवा में तो कूद के जा नहीं सकता। क्योंकि आगे आप ऐसा पढ़ेंगे कि अगर मेटेलिक बॉडी से आपको इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराना है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के 2-3 तरीके बताए जाएंगे, लाइक थर्माइनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इस तरह की चीजें होंगी। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज है वो इस सरफेस को छोड़ के, इस मेटेलिक बॉडी को छोड़ के तो जा नहीं सकता। पर अब एक बात बताइए, सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल एनर्जी जरा से भी कम होने के चांसेस कहां है? तो पोटेंशियल एनर्जी जरा से भी कम होने के चांसेस कहां है? बिल्कुल एट द एक्सट्रीम सरफेस। बच्चों नेचर में किसी भी ग्राफ में ऐसे शार्प कॉर्नर्स नहीं होते हैं, तो दरअसल प्रैक्टिकल ग्राफ इस तरह से पहले से कर्वेचर दिखाना शुरू कर देगा। तो अगर यहां से यहां तक आप देख पा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी हाई चल रही है, तो जो थोड़ा सा भी रिडक्शन हो पा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, क्या वो बिल्कुल एक्सट्रीम सरफेस पर हो पा रहा है? जवाब है बिल्कुल हाँ। तो इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी मेटेलिक कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जाकर रिसाइड करता है। ऐसा क्यों करता है? तो आप जवाब देंगे सो एज टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बच्चों आप इसको कैसे भी समझा सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आपने मान लीजिए चार्ज दिया है, उन पर फोर्स लगता है रिपल्सिव फोर्स के चलते भी वो मैक्सिमम सेपरेशन पे जाना चाहते हैं, मैक्सिमम सेपरेशन पे जाना चाहते हैं सो एज टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी से कैसे भी समझा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा, आमने सामने के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उसके चलते वो जो है मैक्सिमम दूरी पे जाने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम दूरी पर जाने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे जाके बिल्कुल रिसाइड करते हैं। तो सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन तो यही है, गॉस थ्योरम से प्रूव हो रहा है और आपको इसको एज अ प्रॉपर्टी ध्यान रखना है।
यानी अगर आप किसी भी मेटल को कोई भी चार्ज देंगे तो उसका चार्ज सारा का सारा निकल के आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पर आ जाता है। अब बच्चों आगे की बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, सेकंड नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर चार्ज कंडक्टर। बच्चों ये पॉइंट हम आज प्रूव कर रहे हैं, मगर इसको हम कई जगह पहले से प्रूव कर चुके हैं। किसी भी कंडक्टर के पॉइंट अगर लिया जाए, सरफेस के आसपास के किसी पॉइंट की बात करी जाए, तो आपने देखा था वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप आता है। याद कर लीजिए, आपने सबसे पहले सिलिंड्रिकल शेल का एग्जाम्पल लिया था, उसके सरफेस के ठीक बाहर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप था। फिर आपने उसके बाद कंडक्टिंग स्फीयर का देखा, वहां पर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप था। आपने जब थिक कंडक्टिंग प्लेट का एग्जाम्पल लिया था तो उसके बाहर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप था। अब उसका प्रूफ हम यहां करेंगे बच्चों। सपोज ये एक सॉलिड कंडक्टर है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से, एनसीईआरटी डेरिवेशन हम कर रहे हैं। इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों? सिग्मा। ये दिखा रखी है यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी क्या है इसके? सिग्मा। अब इसका अगर हमें प्रूव करना है कि पास के किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सपोज यही P पॉइंट है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है ये हमें बताना। पॉइंट P नियर टू द सरफेस है, यहां हमें बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात, इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेना है फिर से। और गॉसियन सरफेस क्या लेना है? एनसीईआरटी बोलती है एक पिल बॉक्स ले लीजिए, गॉसियन पिल बॉक्स। आप पिल बॉक्स छोड़िए, आप तो सिलेंडर ही बोल लीजिए, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक गॉसियन सिलेंडर यहां पर दिखा रखा है, आधा बाहर और आधा मेटेलिक बॉडी के अंदर है, इमेजिनरी है गॉसियन सरफेस, ऐसे हमने दिखा दिया। अच्छा बच्चों अब क्या होगा, इस गॉसियन सिलेंडर में वही 3 सरफेसेस होंगे, एक ऊपर वाला सर्कुलर, एक साइड वाला कर्व्ड सरफेस और एक नीचे वाला सर्कुलर। तो इधर देखिए, अगर 2 नंबर वाले पर जाकर यहां पर आप कोई भी एरिया वेक्टर बनाएंगे ds, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो यहाँ की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरह से दिखा देते हैं बिल्कुल इसके पास, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होंगी और ds जो है इधर जाएगा, तो यहाँ EDS cos 90 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अच्छा यहाँ देखिए, अगर यहाँ जाकर आप कोई भी ds एलिमेंट दिखाएंगे तो आपको दिख रहा है कि EDS cos 0 हो जाएगा। और तीसरे वाले से आपका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 होगा, क्योंकि आपको पता है मेटल के अंदर अंदर यहाँ सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो ये देखिए बच्चों, मैंने गॉस थ्योरम लगा दी है। कंसिडर एन इमेजिनरी गॉसियन पिल बॉक्स बाय गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर क्या लिखेंगे? Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों वही 3 पार्ट के लिए हम गॉस थ्योरम लगा देते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए EDS cos 0, ऊपर वाले पार्ट के लिए भी जो बताया था, कर्व्ड सरफेस के लिए EDS cos 90 और इनसाइड के लिए E डॉट ds मैंने लिखा। अब बच्चों इधर देखिएगा, कर्व्ड सरफेस पे तो EDS cos 90 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। इनसाइड वाला जो 3rd नंबर का सर्कुलर फेस था, क्योंकि वो मेटल के अंदर है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0, इसीलिए इसका भी फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? 0। और केवल हमें फर्स्ट वाले यानी अपर वाले सर्कुलर फेस से फ्लक्स मिल रहा होगा। अब बच्चों आगे की बात इधर देखिए, क्योंकि इस पूरे सर्कुलर बेस का हर एक एरिया एलिमेंट मेटेलिक सरफेस से बराबर दूरी पर है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। E को एज अ कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इंटीग्रेशन ds क्या होगा? तो अपन एक काम करते हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस पूरे एरिया को मैं कैपिटल A बोल देता हूं, वही जैसा हमने वहां किया था। पाई आर स्क्वायर लिखने की कहां जरूरत आ रही है, हम इसको A बोल देते हैं। तो बस ये बताओ, जितना एरिया A यहाँ है, क्या एक्चुअल मेटेलिक सरफेस का भी उतना ही एरिया A यहाँ एनक्लोज हो रहा होगा? जवाब है हाँ। एक्चुअल जो आपका कंडक्टर है उसका कितना एरिया इसके अंदर एनक्लोज हो रहा है? वही A के बराबर। तो हमने यहाँ E इंटू ds की जगह A लिख दिया है, एंड एनक्लोज चार्ज की जगह सिग्मा इंटू A लिख दिया है। बच्चों A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। प्रूव कर दिया हमने, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के आसपास के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के पॉइंट्स के लिए। और एन कैप का मतलब है नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब बच्चों वही बात है, प्लस सिग्मा है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर नेगेटिव सिग्मा है यानी नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द माइनस एन कैप डायरेक्शन। माइनस एन कैप का मतलब होगा टुवर्ड्स द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन रही होगी। तो बच्चों सिंपल सी बात हमने यहाँ पर समझ लिए। एक और प्रॉपर्टी पॉइंट में यहीं पर आपको पहले से समझा देता हूँ, हालांकि प्रॉपर्टी पॉइंट नहीं है, मगर अब क्योंकि हम सब चीज़ें जान चुके हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी को और यहाँ पे डिस्कस करके बता देता हूँ।
बच्चों जैसा आपको पता है एक जगह हमने लिखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये बात हम पहले कर चुके थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव फील्ड भी आता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी आता है। तो हमने वहां ये बात करी थी कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंजर्वेटिव वाला वो क्लोज लूप बनाता है। मैं बस आपको इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या कंजर्वेटिव फील्ड की फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। तो उसका कारण इधर देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए फील्ड लाइंस इस तरह से क्लोज लूप बना दे, सपोज हम इस पॉइंट से रवाना हुए, यहां पर 100 वोल्ट इसका कुछ वोल्टेज मान लेते हैं, एंड सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो क्लोज लूप बना रही है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने दिखा दी, क्लोज लूप बना रही है। बच्चों अब आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर क्या पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाती है, जवाब है हाँ। तो मान लेते हैं यहां पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू 70 वोल्ट हो गई, यहां आकर कुछ 40 वोल्ट रह गई, यहां आकर कुछ 10 वोल्ट हो गई, और फाइनली जब इस पॉइंट पर वापस आती है, जब फाइनली इस पॉइंट पर आएगी तो पोटेंशियल की वैल्यू घटते घटते क्या हो जानी चाहिए थी, वैसे तो 0 होनी चाहिए थी, पर आप देख पा रहे होंगे वापस इस पॉइंट पर आते तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई है 100 वोल्ट। अब आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक प्लस क्यू चार्ज को इस फील्ड लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, यूपी बराबर क्यू वीपी। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, भाई पोटेंशियल घटता जाएगा फील्ड लाइन के अलोंग, तो इसके अलोंग चार्ज को चलाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी। अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए जैसे आप तो प्रोटॉन का एग्जाम्पल ले लो, यहां से प्रोटॉन चला, कितनी एनर्जी लेकर चला 100 ईवी, यहां पहुंचा तो कितनी हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी 70 ईवी, यहां 40 ईवी रह जाएगी, यहां 10 ईवी रह जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो घट रही है वो कहां जा रही है, तो आप कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रही है, ये भी अच्छी बात है। पर बच्चों जब वो प्रोटॉन घूम के वापस यहां आएगा इस पॉइंट पर, तो आप क्या कहोगे कि अब पोटेंशियल एनर्जी तो फिर से क्या हो गई है 100 ईवी, और काइनेटिक एनर्जी भी इस दौरान वो देकर निकल चुका है। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है बच्चों। जो एनर्जी आप यहां से लेकर चले जब वो काइनेटिक की फॉर्म में जा चुकी है, तो वापस इस पॉइंट पर आने पर पोटेंशियल एनर्जी फुल कैसे हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो चुकी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती है। ये वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, आपने सुबह गैराज से कार निकाली, दिन भर पूरे शहर में घूमते फिरते आए, आपका पेट्रोल जल गया। अब एक बात बताओ, रात को जाकर अगर वापस गैराज में उसी जगह आपने गाड़ी खड़ी कर दी, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है इसीलिए मेरा पेट्रोल जलना ही नहीं चाहिए, वापस से टैंक फुल हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जो पेट्रोल जल गया है, जो एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो वापस से फुलफिल कैसे हो जाएगी? तो उसी तरह से बच्चों यहां से जो प्रोटॉन पोटेंशियल एनर्जी लेकर निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग चलते समय, वो पोटेंशियल एनर्जी उसने काइनेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है, और आप ये कह रहे हो कि यहां जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी और एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी फिर से। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो बच्चों सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी बस इतनी सी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती है दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लियर हो गई ये बात आपको? अब आगे की बात करते हैं और अगले केस को यहां डिस्कस करते हैं। बच्चों अब प्लेट इंडक्शन प्रॉब्लम के बारे में हम जानेंगे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। इफ अ चार्ज इज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर, सपोज किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर आपने चार्ज दिया, आइसोलेटेड कंडक्टर किसको कहते हैं बच्चों? जिसके आसपास कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट ना हो, जिसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो। तो अगर ऐसे किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं, देन चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बच्चों इसका मतलब मैं आपको पहले यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं। ये बात हमने बहुत पहले के लेक्चर में डिस्कस करी थी जब कूलम फोर्स की बात करी थी। कूलम फोर्स की बात करी थी, वहां पर ये डिस्कशन कैसे हुआ था मैं आपको याद दिलाता हूं। सपोज ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है, अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से बस याद दिला रहा हूं क्योंकि प्लेट इंडक्शन प्रॉब्लम में भी आप इसी तरह की चीज को इन्वॉल्व होता हुआ पाएंगे। तो अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है और सपोज आपने इसको कोई चार्ज दिया, एक बूंद चार्ज इस पर गिरा दिया,
तो एंटायर चार्ज जो है इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है? सो एज टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट ईच पॉइंट इनसाइड, अंदर के सभी पॉइंट पर फील्ड को जीरो करने के लिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय बॉडी का सेंटर ऑफ चार्ज ज्योमेट्रिक सेंटर पे यहाँ पर लाई करेगा। पर अब आपको पता है, मान लीजिए इसी स्फीयर को अगर हमने यहाँ दूसरा पॉइंट चार्ज रखकर अब ये चार्ज दिया होता, तो अब चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आपको पता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा सा इधर की तरफ, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन फिर से इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सके। तो बच्चों ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बीच में समझाया भी था। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारे इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड था स्फीयर के अंदर, वो हमने कैलकुलेट भी किया था। अब इसी का आपको एप्लीकेशन होता नजर आएगा प्लेट इंडक्शन प्रॉब्लम में। प्लेट इंडक्शन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जरा सुनिएगा। शो दैट चार्ज गिवन टू अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। अगर हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट को कोई चार्ज देते हैं तो हमें यह प्रूव करना है कि वो चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, जरा इधर देखिएगा बच्चों। सपोज ये मेटेलिक प्लेट है और इसको मैंने कुछ चार्ज प्लस क्यू दिया। अब मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि नहीं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, वैसे आइसोलेटेड है, आसपास ना कोई चार्ज प्रेजेंट है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, पर मैंने इसको चार्ज दिया और मैंने मान लिया इधर वाले सरफेस पर लेट से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। अच्छा बच्चों, मान लीजिए क्यू में से कुछ Q/3 इधर आ गया, तो बाकी बचा हुआ भी तो पॉजिटिव ही होगा। Q - Q/3 तो कितना बचा, 2Q/3, वो भी तो पॉजिटिव ही बचेगा। कुछ हिस्सा उधर गया कुछ हिस्सा इधर गया, तो x उधर गया तो मैंने इधर क्या कहा, इधर बचा हुआ कुछ Q - x आ गया है। अब बच्चों आगे की बात ध्यान से सुने। इस पूरे को मैं 1 नंबर फेस मान लेता हूं, इधर पूरे को मैं 2 नंबर फेस। चार्ज तो आउटर सरफेस पर होगा, अभी भी मैंने आपको बता दिया है। बच्चों अगर इस मेटल के अंदर के किसी पॉइंट P की बात करी जाए तो इस समय भी चार्ज अपने आप को सरफेस ऑफ कंडक्टर पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि अंदर के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सके, जीरो। तो बच्चों ये जो प्लस चार्ज वाली 1 नंबर का फेस आप देख रहे हैं, ये एक प्लस सिग्मा वाली शीट की तरह बिहेव करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा उधर की तरफ। सिमिलरली इधर वाले पॉजिटिव चार्ज को एक शीट की तरह माने, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 इधर की तरफ। और पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको जीरो चाहिए, इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको जीरो चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। तो E1 बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, E2। अब E1 का मतलब क्या है, इधर की शीट की σ1/2ε0, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। E2 की जगह क्या लिखेंगे, σ2/2ε0। बच्चों ऐसा करने पर देखिएगा ये 2ε0 तो यहीं कैंसिल हो जाएंगे। इधर के फेस की σ1 क्या लिखोगे, चार्ज अपॉन एरिया, इधर चार्ज कितना है Q - x अपॉन एरिया A, हम इसको एरिया को A मान रहे। सिमिलरली उधर के फेस की सिग्मा क्या लिखेंगे, उधर के फेस पर चार्ज क्या माना आपने x, तो x अपॉन A। बच्चों फिर से A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, Q - x बराबर x आ जाएगा। और यहां से आप देख पाएंगे कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, Q/2 के बराबर। x = Q/2 यहां रख दीजिए तो यहां कितना बचेगा, Q/2, इधर रख दीजिए तो यहां कितना बचेगा, Q/2। तो बच्चों इसका मतलब फाइनल कंडीशन हम ये दिखा पा रहे हैं कि फाइनली जो चार्जेस आएंगे दोनों फेसेस पे बराबर आएंगे, इधर भी Q/2 इधर भी Q/2। यही बात हम कह रहे थे कि अगर आप इस तरह के किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को कोई चार्ज Q देते हैं तो चार्ज इसके सरफेसेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी दोनों तरफ चार्ज कितना कितना आ जाएगा, Q/2 के बराबर। तो ये बेसिक प्लेट इंडक्शन प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया बच्चों। आगे की बात अभी हम आगे नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।